शांत हो जाओ आप लोग। कल का टॉपिक कौन सा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द टर्म ऑफ मोमेंटम के टर्म में पढ़ा था ना आपने। और F इक्वल टू एम ए भी फाइंड हुआ था। दोनों मालूम हो गए? चलिए ठीक है। यहां देखिए एक दो केसेज आपके पास है। केस नंबर फर्स्ट है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है ए और बी। इफ वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी। अब दोनों के मान लीजिए कि मासेस m1 एंड m2 हैं। m1 एंड m2 हैं। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप ऐसा मान लो कि ये हमारा जो m1 है ये हो गई कार और m2 हो गया ट्रक। अब बताने की जरूरत नहीं कि कौन इसमें ग्रेटर देन होगा, कौन किसका मास पर ज्यादा होगा। हाँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। मीन्स यहां पे क्या है, m1 इज लेस देन, ट्रक का मास ज्यादा है किससे, एंड सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। v1 एंड v2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स संवेग, मोमेंटम ऑफ कार, कार का मोमेंटम p1, m1 मास के लिए p1 लेट कर लिया। फार्मूला क्या था, p इक्वल टू mv, तो p1 इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 नहीं, वेलोसिटी सेम है दोनों की, तो इसको हम लेट कर लेते हैं v। v1 इज इक्वल टू v2 इक्वल टू v, दोनों आपके v हो गए। एंड मोमेंटम ऑफ ट्रक p2 क्या बनेगा, m2। तो बताइए यहां से दोनों पार्टिकल के, दोनों मासेस के जो रेशियो होंगे मोमेंटम के, वो क्या होंगे, m1v अपॉन में v से v कैंसिल्ड आउट होगा। देन p1 अपॉन p2 इक्वल टू, यहां से आपको रिजल्ट जो मिला आपका कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स जिस पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उस पार्टिकल का मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। कौन सी कंडीशन में, जब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हों। एक कार है एक ट्रक है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन आपको मालूम है कि कार का जो मास है m1 वो लेस देन है m2, ट्रक के मास से कम है। तो ट्रक के मास से कम है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों का जो मोमेंटम का रेशियो होगा वो उनके मास के रेशियो के इक्वल होगा। मीन्स जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। अब बताइए इस दोनों केसेस में मोमेंटम किसका होगा ज्यादा, हेंस मोमेंटम ऑफ p1, p1 मीन्स किसका हो गया, मास किसका ज्यादा था, ट्रक का। तो p2 मीन्स हो गया ट्रक इज ग्रेटर देन p1, मतलब किसका, कार का हो गया। तो ये रिजल्ट ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकली पूछा जाए, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रही हैं, उस कंडीशन में बताइएगा कि दोनों का मोमेंटम, यानी अगर दोनों पे ब्रेक लगाया जाए पहले कौन रुकेगा,
क्यों? जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वही देर में रुकेगा। ये मोमेंटम, उसका भी केस देख लो, वो भी डिपेंड करेगा मास पर ही, उसको भी देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद केस नंबर सेकंड करते हैं। बिटिया अगर इसको थोड़ा घुमाएंगे तो फिर कैमरे में साइन करेगा। हाँ ये आपने सही बोला है, गेट को ही क्लोज करना पड़ेगा। अभी है, अभी आपको साइन करना है। ये ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करेगा किसी तरफ। दिख रहा है? आप लोग थोड़ा बोलना सर से कि थोड़ा सा बड़ा बोर्ड यूज किया जाए, क्योंकि इसमें एक ही केस लिख दिया पूरा भर गया। कम से कम इतना बोर्ड होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना? तो आप लोग बोलिएगा, हमने बोला था तो सर ने बोला कि जल्द ही डिजिटल बोर्ड लगेगा। अब डिजिटल बोर्ड के चक्कर में अभी तो क्लासेस बेकार हो रही है। बोर्ड की जो हाइट होगी, जो यहां से ये बना है शेप ना, उस हाइट से होगा बोर्ड। हम तो चाहते जो पूरा ये साइज बना ना, इतना बड़ा बोर्ड हो पूरा, एक ही बार लिखते लिखते पूरा लेक्चर समाप्त हो जाए। नोट करिए फटाक से इसको। हो गया? चलिए केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। अच्छा, केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा रूल चेंज कर देंगे। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें रिमूव कर दिया है, तो इसमें आपको कंडीशन पता होंगी। दो बॉडी थी M1 एंड M2, यहां पर M2 इज ग्रेटर देन M1 था, और दूसरी चीज सेम क्या था इसमें, वेलोसिटी सेम थी। इस बार हम मोमेंटम को सेम रखेंगे, मास और वेलोसिटी दोनों की अलग अलग रखेंगे। यही ले लेते हैं, कार और ट्रक को ही मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें आप आसानी से समझ पाओगे किसका मास ज्यादा होगा, किसका मास कम होगा। इफ टू पार्टिकल, पार्टिकल ना लिखो भैया, वो पार्टिकल नहीं बॉडी होंगे। ए हमने ले लिया कार, एंड बी क्या हो गया भैया, ये ट्रक हो गया। डियर मासेस M1 एंड M2 एंड वेलोसिटी क्या है, एंड अनइक्वल वेलोसिटी V1 एंड V2, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, बट सेम मोमेंटम हो। अगर उनके संवेग क्या हो, बराबर हो, मींस क्या हो गया कि P1 एंड P2 सेम हो। यहां पे दोनों बॉडीज के केस से मालूम है M2 is greater than M1, mass of truck is greater than mass of car, then velocity V1 V2 different है। हाँ, तो वो अभी कंडीशन आएगी किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी कम होगी। मतलब जैसे मैंने आपसे बोल दिया एक ट्रक है एक कार है, उसको दौड़ा दीजिए, कौन ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, तो ऐसे आप नहीं बता पाओगे। उसकी कंडीशन बोलना पड़ेगा आपको कि किस कंडीशन में आप बोल रहे हो, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन मालूम है, अगर रोकना होगा तो कौन पहले रुकेगा, वो पहली कंडीशन थी। कौन पहले रुकेगा, जिसका मास कम होगा।
मीन्स ज्यादा मास वाली बॉडी जो होगी वो दूर जाकर रुकेगी। जैसे मान लीजिए 50 की स्पीड से कार और ट्रक चल रहे हैं, दोनों पे सेम ब्रेक लगाया जाए, दोनों पे रिटार्डेशन सेम है, मंदन सेम लगा दिया जाए, तो पहले तो कार रुक जाएगी और बाद में ट्रक रुकेगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर जाकर रुकेगा। बट इसमें हमने क्या किया, वेलोसिटी अलग अलग कर दिया, दोनों के मोमेंटम यहां इस केस में सेम कर दिया। तो बताइए यहां पर मोमेंटम क्या होगा, P1 कितना होगा, M1 एंड M2। बट हमारे पास क्या बोला है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला गया है, मोमेंटम सेम है। तो अगर दोनों के संवेग बराबर हैं तो P1 आपका M1 V1 और P2 हो गया M2 V2 हो गया। यहां से इस कंडीशन से V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, आप देखो V1 के लिए M1 नीचे हो गया, मीन्स यहां से क्या मिला कि वेलोसिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मीन्स जिस पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी। तो ये आप समझ गए हो, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी। ये कौन सी कंडीशन है, जब अलग अलग मास हो, अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ रहे हो बट उनके मोमेंटम सेम हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉडी भारी होगी वो स्लो मोशन में चलेगी और जो बॉडी हल्की हो जाएगी, जिसका मास कम होगा, वो क्या होगा, अधिक वेलोसिटी से चलेगी। ये यहाँ पे समझने के लिए मैंने लिख दिया, एम और वी यहाँ पे क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई। तो बताइए यहाँ पे तेज कौन चलेगा भैया, तेज कौन चलेगा, स्पीड ऑफ, अलग अलग वेलोसिटी है, आपको मालूम हो रहा है कि वेलोसिटी इज डिपेंड टू मास, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम हो गई। वो आप जो बोल रहे हो दूसरी कंडीशन है, अगर मान लीजिए एक कार ट्रक को दौड़ा दिया जाए तो पहले कार जाएगा, मोमेंटम जब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे तब उस कंडीशन में ट्रक ज्यादा तेज चलेगा। क्यों, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये पीछे बताया था। स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रक। भैया अलग अलग कंडीशन, इनको ध्यान रखना। मीन्स V1 हमारा कार था ना, हाँ, इज ग्रेटर देन V2। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। हाँ, क्या हुआ, इसमें बोला गया है कि यदि हमारे पास दो बॉडी हो ए एंड बी, मीन्स कार और ट्रक है, जिनके द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके अनइक्वल असमान वेग, अलग अलग वेग V1 और V2 हो, तो उस कंडीशन पे संवेग बराबर होने पर क्या होगा, तो वो कंडीशन है क्या होगा कि अगर संवेग समान हो गए और वेलोसिटी अलग अलग, मास अलग अलग, तो वहां पे भारी द्रव्यमान वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्लो चलेगा। अटेंडेंस सबकी हो गई है, कोई छूटा है, चलिए ठीक है, दो लोग। हो गया, डालिए केस नंबर 3।
चलिए ध्यान देना, केस नंबर थर्ड क्या है? नियत मीन्स कांस्टेंट द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए फॉर कांस्टेंट मास ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? तो यहां पे ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कांस्टेंट हो गया मास, तो मोमेंटम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के। मास कांस्टेंट मींस मास आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी भी पार्टिकल के मास को ना तो डिक्रीज करना है ना तो इंक्रीज करना है, घटाना बढ़ाना नहीं। तो उस कंडीशन पे दो बॉडीज के लिए जो मोमेंटम होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इनके लिए अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया आपका मोमेंटम। उस कंडीशन पे अगर हम कह दें इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, वही कंडीशन लिया पहले वाली ही, m2 इज ग्रेटर देन m1। मान लो पहले जो मास हमारे पास दो बॉडी के कांस्टेंट मास थे जिसमें m2 ज्यादा था m1 से, तो वहां पे जिस बॉडी का, यहां देख रहे हैं वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? मोमेंटम पर। इसका मतलब है कि जो बॉडी भारी होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसकी प्रवणता, उसकी ढाल ज्यादा होगी। बताइए इसमें कौन से ढाल ज्यादा है, ऊपर वाले कि नीचे लाइन की? ढाल ये है, तो ये हो गया m2 के लिए और ये हो गया m1। यहां पे m2 इज ग्रेटर देन m1, ये वाला, ये वाला। इसमें बोला गया मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, ठीक, आप हो गए, एक अपने साथ के मित्र को ले लो, आप मान लो 50 किलो के हो, आपका दोस्त 40 किलोग्राम का है, ठीक है, दोनों के मास कांस्टेंट हैं, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, और दोनों एक साथ दौड़ रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम, यानी कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, संवेग ज्यादा हो जाएगा। और संवेग जिसका ज्यादा होगा, यहां संवेग ज्यादा किसका होगा? वेलोसिटी केस से रिलेटेड केस अभी पीछे पढ़ा था आपने, बोलिए वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा, यही लिखा है यहां पे, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, और जब मास कम हो जाएगा तो उसका स्लोप कम होगा, ढाल, प्रवणता जिसको बोलते हो आप, मैथ में पढ़ा होगा। यहां पे मास किसका ज्यादा है? तो m2 ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, प्रवणता जिसको दिशा भी बोलते हो आप, डायरेक्शन। m इक्वल टू tan थीटा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, प्रवणता का सूत्र है ना, पढ़ा होगा। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए यार हम 5 बजे कॉल करते हैं, अभी क्लास में है। ठीक 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 है, अभी अभी तुम्हारे पास हम 5 बजे कॉल करते हैं। नोट हो गया? चलिए एक और केस लिखते हैं। एक केस ये है, उसको आप चाहे क्वेश्चन मान लीजिए और चाहे उसको कंडीशन मान लीजिए। कंडीशन आपके पास है कि मान लीजिए मेरे पास तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, बट उससे क्वेश्चन भी बनेगा, फार्मूला भी बनेगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, दो पिंड हैं, ए और बी हैं, जिनके मास अलग अलग हैं, जैसे इसमें लिया था m1 m2 है। क्या वो दो बॉडी हैं
जिनके मास डिफरेंट डिफरेंट हो, m1 m2। अब इसमें बोला है कि ma इज ग्रेटर देन mb, मीन्स फर्स्ट बॉडी का मास सेकेंड बॉडी से ज्यादा है। ठीक है, दोनों इक्वल मोमेंटम के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दोनों समान संवेग से सरल रेखा में गति कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अलग अलग द्रव्यमान के हैं और दोनों के संवेग बराबर हैं, दोनों समान संवेग से सरल रेखा में गति कर रहे हैं। मोमेंटम, हाँ, दोनों का मोमेंटम सेम है। अब क्वेश्चन बोला गया है, अगर मान लो दोनों समान मोमेंटम से आ रहे हो या जा रहे हो, कुछ भी कह लो, दोनों के मास अलग अलग है, उनको रोकने के लिए आप क्या करोगे? एक रिटार्डेशन एक्सीलरेशन लगाओगे ना, एक मंदक त्वरण लगाओगे रोकने के लिए। तो क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सा मास होगा, कौन सा द्रव्यमान होगा जो कम दूरी चलकर रुक जाएगा। ऐसे आप बता दोगे कौन पहले रुकेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुके ना, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया ना यहां से, कौन पहले रुकेगा। कैसे मालूम हुआ एमडी? किस कंडीशन में? यहां संवेग बराबर है, ये लास्ट वाली कंडीशन, पहले वाली नहीं। मोमेंटम सेम बोला ना इसमें, तो सेकंड वाला जो केस था उसी में मोमेंटम सेम था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पहले वाली जो बॉडी होगी वो कम दूरी चलकर रुकेगी। ध्यान रखना इस चीज को, मोमेंटम सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा वही कम दूरी चलकर रुकेगा, भारी है तो ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। एक मोटे आदमी को दौड़ा दीजिए, एक पतले आदमी को दौड़ा दीजिए, समझ रहे हो क्या होगा, है ना। अब अगर अच्छा सोचो, एक मोटा आदमी दौड़ा दिया जाए, एक पतला आदमी दौड़ा दिया जाए, तो पतला वाला तो बहुत अच्छे से दौड़ेगा, मोटा वाला जो दौड़ेगा तो ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए रुको, तुरंत रुको, तो पतला वाला स्टॉप हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला जो मोटा वाला है उसको रुकने के लिए अपने मोमेंटम को कम करना पड़ेगा, और इकट्ठा रुक जाए तो कहो फैल जाएगा वही पे। होगा ऐसा? क्यों ऐसा बोला है? दोनों सेम मोमेंटम से गतिमान थे, सेम स्पीड यानी सेम मोमेंटम से चल रहे थे। क्या हो गया? एक बार और देख लो। पहले वाले केस में क्या आया था? फर्स्ट वाले केस में क्या आया था? कौन किसके प्रोपोर्शनल था? बोलो, हम रिलेट कर रहे दोनों को। तुम ही बोलो, तुम बोलो, तुमको डाउट है ना। पहले केस में क्या रिजल्ट निकला था? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पहले केस में इक्वल क्या था? पहले वाले केस में इक्वल क्या था? वेलोसिटी सेम थी और मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट थे, तो वहां पे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था मास के। जिसका मास जितना ज्यादा उसका मोमेंटम उतना ज्यादा। इधर सुनो, उनसे ना बतियाओ, नहीं तो डाउट भी खत्म ना होगी। उनसे तुम बात बाद में ही पूछ लोगे आप। सेकेंड कंडीशन ये थी कि वेलोसिटी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के। उस वाले कंडीशन में मैंने क्या बोला था, जो क्वेश्चन अभी बोला था, मोमेंटम सेम है। ठीक है, अगर मान लो यहां से ले लेते इनको, तो मोमेंटम भी आपका प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के। मींस p1 अपॉन t2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 बनेगा, बनेगा रिजल्ट से। मींस जिस पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा, बट इस कंडीशन में मोमेंटम सेम बोला गया था। अगर मोमेंटम दोनों के सेम हो जाते हैं
तो यहां पे वेलोसिटी क्या होंगी, उल्टा हो जाएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो है वहां पे हमने उल्टा बोल दिया है। उस कंडीशन में आपने एमडी इसीलिए बोला था, हमने एमए बोल दिया क्योंकि वेलोसिटी कंडीशन से उल्टा हो गया। इस चीज को ध्यान रखना। ये दोनों केस आपस में रिलेट करते हैं लेकिन बीच में आके एक उल्टा बना देता है, और दोनों डिपेंड करेंगे मास पे। अभी एक कंडीशन आएगी जिसमें बोला जाएगा जब टाइम निकालना हो कि दो बॉडी चल रही है, मैंने बोला कौन कम दूरी चलकर रुकेगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कौन पहले बॉडी रुक जाएगी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, कौन सी बॉडी कम दूरी चलकर रुकेगी और कौन सी बॉडी पहले रुकेगी, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। दूसरी बॉडी में बोला है कौन पहले रुकेगी, यानी किसको रुकने में टाइम कम लगेगा। तो टाइम ही ऐसा होता है मोमेंटम के केस पे जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। करके देखा जाए इसको, कौन सा केस बनेगा, थर्ड डाल दो, केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमने आपको बोला है, जो बातें बोली वो आपको समझ में आ गई होंगी। उसके एक बार फिर से लिखते हैं और फिर से देखना, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनके माइंड में वो बातें छूट गई होंगी कि क्या सेम था क्या डिफरेंट था। बोलो सेम सेम क्या क्या बोला था, दोनों के संवेग बराबर मैंने बोला था, और क्या समान बोला था, ए एंड बी, एंड दियर मासेज एम ए और एम बी, इसी में लगा देते, एम ए इज ग्रेटर देन एम बी। पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी से ग्रेटर देन है, ज्यादा है। समझो सुहानी, इधर देखो, बिजी ना रहो। दूसरी कंडीशन जो अप्लाई की इसमें, मोमेंटम क्या है, पी ए एंड पी बी दोनों के मोमेंटम क्या है, सेम है। अच्छा ये जो बोला जा रहा है ये क्या है, स्टेटमेंट है भैया। कितना स्टेटमेंट बोला जा रहा है, कंडीशन आगे आएगी। बोला जा रहा है पी ए और पी बी दोनों के मोमेंटम सेम है। अगर इनको रोकना है, क्या करना करोगे, रोकने के लिए क्या बोला था, त्वरण को मंदन, समान मंदन, ले इसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गई। रोकने के लिए समान मंदन लगाया जाए, इक्वल रिटार्डेशन ऑन बोथ पार्टिकल लिख लेना। फॉर स्टॉपिंग, दोनों को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, बराबर मंदन लगाया जा रहा है, रिटार्डेशन है। मंदन की स्थिति को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। लगाया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था, क्या बोला था, कौन कम दूरी चलकर रुकेगा, कौन कम दूरी चलकर रुकेगा। दूसरा क्या क्वेश्चन बनाया था, कौन पहले रुकेगा या कौन जल्दी रुकेगा। मींस पहले वाले में क्या बताना है, डिस्टेंस, कौन कम दूरी चलकर रुकेगा। दूसरे वाले में, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है जैसे दोनों सेम सेम चीजें बोल दी गई हैं। यही फिजिक्स है भैया, इसी में थोड़ी थोड़ी एक एक वर्ड में डिफरेंस आ जाता है। आप बोलते हो एक ही शब्द का तो अंतर है, और एक ही शब्द में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए यहां से देखिए कंडीशन क्या बनेगी इसकी, क्या लिख दे, सॉल्यूशन लिख देगा यहां पे, सॉल्यूशन लिख देते ना। फॉर स्टॉपिंग द पार्टिकल
वहां बॉडी लिखा है, यहाँ पार्टिकल। स्टॉपिंग द बॉडीज, बॉडीज को रोकने के लिए क्या करोगे? जब आप बॉडी को रोकोगे तो क्या क्या होगा? अच्छा, जब रोकोगे जो पहली वेलोसिटी थी वही तो मोमेंटम की वेलोसिटी इंडिकेट करेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? प्रारंभिक वेग को u से। तो स्टॉपिंग द बॉडीज क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी सबको मालूम है, बोला था उस समय चिल्ला चिल्ला के, कार पे ब्रेक लगाओगे, कार को रोकोगे तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। यहां भी कार को रोका जा रहा है, तो रोकने पर पीछे एक लिखाया था फार्मूला स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। ब्रेक लगाने पर कार कितनी दूर चलकर रुकेगी, याद है? S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2d। भूल गए? हाँ, चलो देखो यहां पे। अब इसके लिए आपको क्या होगा बताइए? मोमेंटम क्या बनेगा? mu बनेगा। 1 2 ना लिखो, अभी डायरेक्ट करते हैं। वहां तो स्टेटमेंट लिखा दो बॉडीज के लिए, यहां हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब स्टेटमेंट हमारी कंडीशन बन जाएगी तो दो बॉडीज के लिए हम लिख लेंगे। अभी तो हम यहां पे एक बॉडी के लिए निकालेंगे। P इक्वल टू mu होगा, और यहां से बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या निकलेगी? T अपॉन होगा, तो डिस्टेंस निकालना है। फॉर डिस्टेंस के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, टाइम नहीं हमारे पास, तो सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी थर्ड लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। v कितना है? u तो है, अभी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन भी लिखिए। अगर बॉडी पर F फोर्स लगाया गया हो, F फोर्स लगाने के बाद वो मूव कर रही हो, तो बताइए A इज इक्वल टू क्या बनेगा? F बाई m, न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू m होता है। V आपका हो गया 0, U आपके पास है P बाई स्क्वायर लगा है, P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर -2, A की वैल्यू क्या है? F अपॉन m हो गई, इनटू में। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2fs बाई m इधर ले आइए, तो 2fs अपॉन m इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई, एक m से m कैंसिल हो गया। बताइए यहां से s इक्वल टू कितना आएगा? मिला? एक m बचा है ना। यहां से आप निकाल लोगे कौन सी बॉडी पहले रुकेगी या कम दूरी चलकर रुकेगी। अगर हमारे पास क्या है? मास है। तो अगर मास है तो भैया मोमेंटम तो पहले ही बोला था कि सेम है, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, और फोर्स बॉडी पे इक्वल मान लो लगा था। तो यहां पे अगर हम केवल मास को लेंगे तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब बताइए कौन सी बॉडी कम दूरी चलकर रुकेगी? जिसका मास, मास के केस में, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मास दे रखा है, तो ये पूरा नहीं याद रखना पड़ेगा, आप सिर्फ इसको याद रखिए। ये एक स्टेटमेंट है, इससे तीन कंडीशन बनेंगी। तो यहां से आप देखिए कि S द्रव्यमान के क्या है? विक्रमानुपाती है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, अगर m बढ़ाओगे तो S क्या निकलेगा? यहां से S घटेगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी दूरी कम होगी। अब बताओ इसमें कौन ज्यादा कम चल पाएगा? ma का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो कम दूरी चलेगा। अगर हम, अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन पहले रुकेगा?
तो फॉर टाइम के लिए लगा दो आप फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू माइनस एटी। अच्छा माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? रिटार्डेशन है, बोला था कि जब मंदन की अवस्था आएगी तब इक्वेशन में बीच में माइनस रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग v क्या है? 0 है। u कितना था? p बाई एम, और a कितना था? इंटू में t हो गया। एफ टी बाई एम इधर ले आइए, इज इक्वल टू पी बाई एम, तो एम से एम कैंसिल, देन टी इज इक्वल टू, यहां देख लीजिए जो टाइम है वो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है? दोनों को इक्वल टाइम लगेगा, दोनों को समान समय लगेगा। नीचे लिख देना, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास इन दिस केस। इस केस में जो समय होगा वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। नीचे स्टेटमेंट लिख लोगे ना, इसका स्टेटमेंट लिख लोगे, बोलना पड़ेगा। तो गाड़ी रुकेगी नहीं फिर, वो प्रैक्टिकली आप बोल रहे हो। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक एक कंडीशन को अप्लाई करना है। ये कंडीशन तब है जब मान लो कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, खाली ब्रेक काम कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि रोड पे चलो और फ्रिक्शन फोर्स ना लगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो एक बार गाड़ी तुम चला दो और ब्रेक ना लगाओ, जहां पहुंचना हो पहुंच जाओ। एक बार गाड़ी भगा दो फिर गाड़ी बंद कर दो, चल रही है आराम से, रुकना नहीं करेगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। नीचे लिख दो जिसका हो गया हो। बोलो नहीं भैया, लिख दो, रुकने के लिए लगा समय पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश में लिख दें हम, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी सब। इंग्लिश हिंदी वाले का इंग्लिश में बीच में कॉल लिख डालें। क्या बोला था? रुकने के लिए लगा समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः समान मंदक बल लगाने समान मंदक लगाने पर पिंड समान समय के बाद रुकेंगे, इक्वल टाइम के बाद रुकेंगे। लिखिए, इन द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग, इन द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग कार पार, जो भी वो लिख सकते हो। टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द बॉडी, hence does not depend on the body, नहीं does not depend on the mass of body बोला था, ठीक है। hence
एक्टेड आ इक्वल रिटार्डेशन, एक्टेड आ इक्वल रिटार्डेशन, समान मंदन लगाने पर, एक्टेड इक्वल रिटार्डेशन, इक्वल रिटार्डेशन, both body stopped at same time, both body stopped at same time, लिखा हिंदी में बोला था, मंदक लगाने पर, आगे कुछ नहीं लिखा था, समान समय बाद रुकेंगी। हो गया। एक क्वेश्चन है, बताइएगा, एक मान लीजिए पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है और सेकेंड पार्टिकल का मास 5 kg है, दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं। इतना क्लियर हुआ? दो बॉडी 2 kg एंड 5 kg आर प्लेस्ड एट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। बोला गया है इनको एक प्लेन सरफेस पर ढकेलना है, धक्का लगाना है। तो बोला गया धकेलना प्रारंभ करने के लिए जो दो फोर्स लगाओगे F1 और F2 दोनों पर अलग अलग, क्या ये दोनों बराबर होंगी? क्यों होंगी? हाँ, यहाँ पे इनर्शिया फोर्स लगाओगे तो आप जानते हो कि फोर्स F इक्वल टू ma भी होता है, F प्रोपोर्शनल होगा किसके? यार मेरा पैंट फाड़ देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए, धकेलने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो सिंपल सा है कि दो लोग मान लीजिए कोई बॉडी उठा रहे हैं, एक 10 किलो उठा रहा है, एक 20 किलो उठा रहा है, तो आपको पता है कि 20 किलो वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अच्छा, यहां पे ध्यान देना, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हम मास की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि मास एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है, पता है ना? मास कभी चेंज नहीं होता है, फोर्स की बात होती है। हम यहाँ पे आपके मास की बात इसलिए कर रहे हैं, आप अर्थ पे हो तो आप पर ग्रेविटी काम कर रही है, तो ग्रेविटी के साथ मिलकर के आपका जो मास है वो वेट कहलाएगा। वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है? ऐसे बताओ, यूनिट यूनिट बताओगे तो सब पगला जाएंगे। बस खाली बस हो गया। और वेट ग्रेविटी पर, एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उस बॉडी का वेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, इसमें नोट हो गया होगा। क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ध्यान देना। हेलो, क्वेश्चन ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन आपने लगभग प्रैक्टिस सेट में देखे ही होंगे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्मूथलेस या फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे कोई घर्षण बल नहीं है, यानी बिल्कुल चिकना है। चिकना इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर कोई फोर्स लगाए तो टोटल फोर्स उस बॉडी पे लगना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो आपका आधा फोर्स तो फ्रिक्शन पर चला जाएगा, तो इसलिए नीचे सरफेस को फ्रिक्शनलेस बोलना है, घर्षण रहित बोलना है। इधर देखो ना, डाउट में फंसे रहोगे। भैया ये 3 बॉडी है, आप देख रहे हो एक के बाद एक बड़ी होती जा रही है। ये 3 बॉडी हैं और ये तीनों ए बी सी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। तीनों एक स्ट्रिंग यानी डोरी से बंधी हैं, ठीक है। बोला गया सरफेस पर इन तीनों बॉडीज को मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए एक फोर्स लगाया गया। ये इधर से इसको खींचा गया है, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। अब आप बताइएगा, हमने फोर्स किस पे लगाया है, सी पार्टिकल पर। ये 2 kg है, ये 4 kg हो गया और ये 8 kg। मास अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना हो तो कहो भाई देख लेते हैं, क्योंकि हम भूल गए। 2 8 10 है, तो ये हो गया, आप वही रख लो, 2 kg 10 kg और ये कितना बोला था, सॉरी, ये 3 बॉडी है, तीनों के मास दिए हैं। ये हो गया सपोज दैट m1 हो गया, m2 हो गया मास, और ये हमारे पास m3 हो गया। अगर यहां से हम 40 न्यूटन लगा के खींचेंगे तो आप देखिए ये बॉडी तो आगे की ओर जाएगी, साथ इसके पीछे भी एक बॉडी बंधी है। तो जब ये खींचेगा तो इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। मींस यहां पे एक टेंशन जनरेट होगा। किस तरफ होगा, अपोजिट टू द फोर्स। जिस तरफ फोर्स लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक यहां पे लगेगा। अच्छा, जब इधर लगेगा, ये खींच रहा है तो ये भी तो अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन उस पर फोर्स ज्यादा लगा है तो ये भैया खींचते चले जाएंगे। तो इधर भी, लेकिन दोनों के टेंशन इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। ये आगे जाएंगे तो इसको भी खींचेंगे, एक यहां पे टेंशन काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आप सुन लो। वैसे हमने टेंशन अपने अकॉर्डिंग बना दिया, इन्होंने 2 टेंशन बना के आपको दिए हैं, तो कहो तो वही बना दे, नहीं तो कहो हम अपने हिसाब से, फिलहाल अपने हिसाब से रखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। पूछा है पहला क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑन ब्लॉक्स। जो 3 ब्लॉक्स है उन पे क्या एक्सीलरेशन आएगा। अच्छा बताइए, क्या जब उधर से खींचेंगे तो कोई धीमा चलेगा, कोई तेज चलेगा, ऐसा होगा? सब एक साथ चलेंगे, यानी सबका एक्सीलरेशन सेम रहेगा। इतना क्लियर है? एक्सीलरेशन अलग अलग होने का मतलब है कि सब अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगी, ऐसा तो होगा नहीं। मान लो आप इस कमरे में बैठे हो और कोई इस कमरे को ही खींच ले पूरा, तो क्या सब अलग अलग मोशन में चलोगे? सब एक ही मोशन में चलोगे। तो वैसा ही इसमें बोला गया। सेकंड बोला गया है टेंशन फोर्स बताना है T1 और टेंशन फोर्स T2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टेंशन भी बनाने पड़ेंगे। यहां पे बना है T2 और यहां बना है T1। ये भी अपनी ओर खींचेगा। अगर हम आपको खींचेंगे तो आपका फोर्स भी तो हमको खींचेगा, तो टेंशन दोनों तरफ से लगेगा, बट वो इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है। तो ये T1 हो गया, तो T1 ये, T1 ये T2 ये T2। अब ये बॉडी हमारे पास जो दी है वो 8 kg है, ये बॉडी 2 kg, ये हो गई 10 kg। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सेलरेशन ऑन ब्लॉक। सभी ब्लॉक के लिए बोला गया एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण। हिंदी में बोला गया है ब्लॉकों का त्वरण। सेकंड क्या बोला है, तनाव बल T1। थर्ड क्वेश्चन है तनाव बल
ये आपको फाइंड करने निकालना है। तो आपने कहा कि सर जब हम इन तीनों बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक बॉडी को हम 40 न्यूटन से खींचेंगे तो उसी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से हमारा थर्ड पार्टिकल चलेगा उसी से तीनों चलेंगे, यानी एक्सीलरेशन तीनों का समान होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लगा देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F सभी बॉडी पर फोर्स लगा है कितना, और सभी बॉडी का मास भी रखना होगा, कितना होगा 40/20 कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। उसके ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड आंसर क्या होगा, टेंशन T1, यहां पे T1 है, बताइए टेंशन T1 किस ब्लॉक पे लग रहा है, ओनली वन ब्लॉक, इसके कारण। अब कह दो कि सर इसके कारण का है, उस पे भी तो लग रहा है, नहीं। आप सोचो अगर इस ब्लॉक को हम अलग कर दें तो क्या टेंशन T1 होगा, तो टेंशन T1 किसके कारण है, 2 किलोग्राम के कारण है। तो यहां लिखेंगे T1 किसके कारण है, ड्यू टू 2 kg मास, 2 kg मास के कारण टेंशन T1 है। और T1 जो होता है, जो टेंशन होता है वो फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहां पे हम लगाएंगे ma, बट मास m1, ओनली उसी को रखना है। तो टेंशन T1 कितना होगा, m1 2 है, और एक्सीलरेशन सभी पर सेम कितना, तो टेंशन कितना आएगा। इसका मतलब समझ पाए कि जो हम 40 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगाए थे, 4 न्यूटन तो यही ले गया। अगर ये ना होता तो हमें 4 न्यूटन कम लगाना पड़ता इनको चलाने के लिए, तो 4 न्यूटन ये ले गए। T2 कितना होगा, अब बताइए T2 टेंशन किस किस पर है। T2 टेंशन जो है वो इस पार्टिकल के कारण और इसके कारण है। अगर इन पार्टिकल को अलग कर दे तो T2 T1 दोनों खत्म हो जाएंगी। तो T2 टेंशन जो है वो दो बॉडीज के कारण है। तो आप यहां पे देखोगे T1 और T2 क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है। तो बताइए यहां पे T1 ज्यादा होगा टेंशन या T2 ज्यादा होगा, क्यों, अरे दो मास है तो ऐसे कैसे T2 ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये बोलना था, और तुम कह रहे हो 2 मास है, हाँ ये चीज बोलना है। तो यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ज्यादा कौन है, टेंशन कौन ज्यादा है, T1 या T2। तो हम यहां पे करेंगे T2 माइनस T1। अच्छा हमने ज्यादा और कम की बात क्यों किया, क्योंकि यहां माइनस हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण। अगर प्लस करना पड़ता तो कौन ज्यादा कौन कम क्या करना, जोड़ना ही तो है। लेकिन यहां माइनस करना था तो देखना यह था कि T1 माइनस T2 लिखेंगे या T2 माइनस T1 लिखेंगे, ये देखना था। अब ये टोटल क्या है, ये टोटल टेंशन ही तो है, और टेंशन इक्वल टू फोर्स मींस ma। अब बताइए T1 T2 किस मास के कारण है, m1 और m2 के कारण है कि केवल m2 के कारण है, इनटू एक्सीलरेशन। और T2 भैया T1 पहले आपको मिल चुका है, तो जो 4 न्यूटन पे गया है T1 पे उसको निकाल दो, तो T2 पे कितना फोर्स आपने लगा दिया अकेले वो मिल जाएगा आपको। तो T2 इज इक्वल टू m1 कितना था 2, m2 एक्सीलरेशन 2, -4 ट्रांसफर करोगे +4, 8 + 2 10, 10 2 जा और 20 + 4।
तो 24 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो ले जाएगा आपका दूसरा वाला पार्टिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा है, आप ऐसे निकाल लोगे, 40 से T1 T2 दोनों को निकाल दो, मालूम हो जाएगा उसको खिसकाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, कितना आपने लगाया। नोट कर लीजिए। आंसर देख लो भैया कितना आ रहा है। पहला वाला आपका ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 न्यूटन, सॉरी 4 न्यूटन, ठीक है। दूसरे में 24 नहीं 20 आ रहा है इसमें। हाँ एक चीज गड़बड़ हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे T1 का जो फोर्स है उसको रिमूव कर रहे हैं, तभी तो T2 का मिलेगा। तो M1 को यहाँ पे ऐड नहीं करना फिर आपको। जल्दी करिए, एक क्वेश्चन और करवा दे। इसके बाद फिर वो कुछ घिरनी उड़नी वाले क्वेश्चन कराएं। अभी तो ब्लॉक वाले ही कराएं कुछ, अभी तो एक ही हुआ है ये। ब्लॉक वाले अभी और कराते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो। एक क्वेश्चन है हिंदी वाले बताएं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो बताएंगे। एक क्वेश्चन में है कि उसमें फोर्स दिया है, स्पीड दी गई है और बोला गया है कि उस जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया है उस ऑब्जेक्ट की संहति क्या होगी। ये संहति क्या होती है, शुद्ध हिंदी में लिखा है। इसमें संहति पूछा गया है, बॉडी की संहति क्या होगी। और इंग्लिश में बोल दो तो मालूम हो जाएगा भी। व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, क्या निकालना है। द्रव्यमान पूछा गया, संहति मतलब द्रव्यमान हो गया। अब द्रव्यमान को आपकी शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, संहति बोला गया। बड़ी खतरनाक हिंदी है। शुद्ध हिंदी पढ़ने लगो तो फिर पागल हो जाओगे ऐसे ही। ये तो देखा नहीं, कल एक लोग परसों पूछ रहे थे, हिंदी में कुछ वर्ड पूछे क्रिकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो कुछ लकड़ पट्टम करके कुछ बताए थे ऐसे। हाँ गोलगप्पम क्या बताए थे ऐसे कुछ करके, क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बताए क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। नहीं, दे धनाधन प्रतियोगिता ऐसे कुछ था। गोल गट्टम लगड़ पट्टम दे धनाधन प्रतियोगिता, इसको बोलते हैं क्रिकेट। अब सोचो क्रिकेट छोटा सा वर्ड और हिंदी में इतना बड़ा सा हो गया, कितना कठिन है हिंदी। और बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा खतरनाक। चलिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनना भाई। बोला गया है बोला गया है 3.0 kg संहत के, संहत मतलब द्रव्यमान, 3.0 kg संहत के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में, एक बार फिर सुनना, 3.0 kg मास का कोई पार्टिकल है जिस पर लगाया गया जो फोर्स है वो 25 सेकंड में उस पार्टिकल की चाल को, स्पीड को
2.0 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। मतलब फोर्स जब लगा तो 25 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड से हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बोला गया पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था फोर्स लगाने के बाद उसी में जा रहा है। तो बताइए उस बल का परिमाण व दिशा क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। चलिए ठीक है, क्या क्या दिया, मास कितना था 3.0 kg और टाइम कितना बोला था 25 सेकेंड हो गया। स्पीड कहां से कहां चेंज हुई थी, 2.0 से 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई। हाँ, वैसे आप फटाक से निकाल सकते हो आंसर इसके। देखिए क्वेश्चन कठिन आपको तब लगेंगे जब कॉन्सेप्ट की कमी होगी, और अगर आपके पास भर भर के कॉन्सेप्ट हैं तो फिर क्वेश्चन भी हवा में जाएंगे। फिर बोला गया था मास कितना है 3 इन 25 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हुई 2.0 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देन व्हाट इज द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू, यहां पे रिटार्डेशन तो नहीं हो रहा है ना, मंदन नहीं है, स्पीड बढ़ रही है ना, क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है कि स्पीड घट रही कि बढ़ रही, स्पीड यहां पे बढ़ रही तो v इज इक्वल टू u प्लस, अगर घट रही होती, अगर रिटार्डेशन वर्ड नहीं बोलता, मंदन नहीं बोलता और यही स्पीड बोलता, यहां 3.5 यहां बोलता 2.0, तब माइनस हो जाता। वैल्यू देखकर आपको समझ जाना चाहिए था कि रिटार्डेशन हो रहा है, और उस कंडीशन में v आपका 0 हो जाता। फिर चलो देखो यहां पे v कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यहां से फाइंड कर लो, किस एक्सेलरेशन से वो बॉडी घूम रही है, टाइम कितना है, ये 2 यहां ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा, 3.5 माइनस 2.0 कितना होगा, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है ऐसे रख लेते। क्या बताना है, फोर्स, मास गिवन है। अच्छा, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको तो फोर्स निकालना है, सर ने एक्सेलरेशन क्यों निकाला। मेरे दिमाग में ये पहले आया था कि भैया मास गिवन है, फोर्स बताना है, F इक्वल टू ma होता है, मास गिवन, बस हमको एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम फोर्स निकाल लेंगे। आपके माइंड में भी आया होगा, तो इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन निकाला। नहीं, कुछ लोग सोच लेते हैं कि जो मन में आता पहले वो निकाल लेते हैं, बताते हैं नहीं कि पहले कौन सा क्यों निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू ma, मास कितना, एक्सेलरेशन, तो 3 3 जा 9, 0.9 बाई डिवाइड करो, 5 1 जा 5, बचेगा 4, पॉइंट लगा है 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, 0.9 बाई 5।
वर्गमूल निकाल लेती हो? हैं? नहीं निकाल पाती? देखो अभी कितने लोग फंसेंगे, देखना अभी। जल्दी से पूछ रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर देना है, फटाक से आंसर देना है, जो मन में है पहले बोलना है, सोचने का टाइम नहीं लेना है। व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ 0.9? पॉइंट 03। ये अब दिमाग लगाओ, कितने लोग सेटिस्फाइड है इससे? अब कोई नहीं बोलेगा। अरे कितने लोग बता रहे हैं यही है 0.9 का अंडर रूट? यही होगा या कुछ और होगा, या फिर 0.3 होगा? इससे कितने लोग संतुष्ट हैं? हाथ उठाएं ऊपर वाले से। एक लोग, तुम उठा रहे हो। 2 लोग हो गए ऊपर वाले के साथ, अब नीचे कर लो, तुम भी हो। अरे अब तो उठते जा रहे हैं। पहले ऊपर वाले के साथ कितने लोग हैं? ठीक है 2 लोग। नीचे वाले के साथ कितने लोग हैं? अरे बाकी लोग बीच वाले हैं कहाँ? अच्छा, जो लोग हाथ उठाए ही नहीं है वो किस तरफ है? वो कह रहे हैं हम किसी तरफ नहीं है। ये दोनों आंसर गलत है। 0.9 का रूट ये नहीं है। 0.9 का रूट 0.9 ही होगा। निकाल के देख लो, निकालो ना। फंस गए ना? अभी का और कौन फंस जाए? 4 का रूट कितना होता है? 4 का तो पता होगा। 4 का रूट पूछ रहे हैं 2। 0.4 का रूट पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो तो हम बता रहे हैं गलत है। बताओ, ये हाल है। 0.4 का रूट 0.2 नहीं होगा। 0.04 का रूट होगा 0.2। 0.4 बोला था। तुम लोग मजाक कर देते हो हैं। टेबल याद कर लिया आप लोगों ने? अभी नहीं याद किया ना? कल आप लोग ये जो ब्लॉक वाला क्वेश्चन करवाया था, 2-3 ब्लॉक को जोड़ करके था। आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करने हैं। उसमें बुक में देखोगे अलग अलग टाइप से मिलेंगे। किसी में 2 ब्लॉक जुड़े होंगे, किसी में एक्सीलरेशन लगा होगा, किसी में एक ब्लॉक को नीचे लटकाया गया होगा, एक को मेज पर रखा होगा। ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है? 4-5 हम कराएंगे, 4-5 नहीं कराएंगे, 2-3 कराएंगे। ज्यादा आप लोग करिए। अटेंडेंस वहां पे ऑफिस में। लाइट को भी मालूम है, ऑफ कर दो।